अस्सलाम वालेकुम। वतन अज़ीज़ में सिचुएशन कई जगहों पे बहुत ख़राब चल रही है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं और पाकिस्तान के साथ जो कुछ हो रहा है उसके बारे में आज हम अपने इस व्लॉग में थोड़ी आपको ख़बर भी देंगे और कुछ तज्ज़िया भी करेंगे। सबसे अहम जो ख़बर है वो मुरीदके से आ रही है। वहाँ टीएलपी का एक रैली थी जो लाहौर से चल के इस्लामाबाद की तरफ आ रही थी। मुरीदके पे उसको 2 दिन से रोका हुआ था। आज सुबह अर्ली मॉर्निंग वहाँ पे पुलिस ने, पंजाब पुलिस और इस्लामाबाद पुलिस ने मिल के और साथ रेंजर्स ने एक ऑपरेशन किया, जिसके बाद से बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की इतलात वहाँ से आ रही हैं। हमने कोशिश की है कि उन इतलात को उस जो प्रोपेगेंडा और फ़ेक न्यूज़ का सैलाब आया हुआ है, उसमें से सच्चाई तलाश करने की कोशिश करें, लेकिन हमें काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है। इस पे लेकिन आपको बताएँगे है क्या सिचुएशन असल। साथ दूसरा अहम इश्यू ये है कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा में आज नए वज़ीर आला का इंतखाब हुआ है। सूबाई असम्बली ने सुहेल आफरीदी को मुंतखब कर लिया है, लेकिन अभी तक उनका हल्फ़ नहीं उठाया जा सका। वो क्यों नहीं उठाया जा सका, क्या वो उठाया जा सकेगा या नहीं, इसके बारे में भी हम आज अपने व्लॉग में बात करेंगे। तो ये 2 इश्यूज़ हैं जिस पे हम फ़ोकस करना चाहते हैं और इसका ताल्लुक पाकिस्तान की वहदत से, पाकिस्तान के अंदर मसाइल से, पाकिस्तान के अंदर जितने बहरान चल रहे हैं और जिसमें इंडिया और अफ़गानिस्तान का एक बहुत अहम रोल है, उन दोनों का इसके साथ ताल्लुक है। सबसे पहले हम बात करते हैं टीएलपी का। टीएलपी का जो सब कुछ हुआ है, आज जितनी इतलात आई हैं, उसमें से आपने देखा कि बहुत एक बड़ा नंबर बताया जा रहा है, जो लोग मारे गए हैं वहाँ पे उस ऑपरेशन में। उस नंबर के बारे में हमने बहुत लोगों से बात की, पुलिस से भी बात की, पुलिस के अलावा भी बात की, अपने नामा निगारों से भी बात की। लेकिन सच ये है कि अभी तक किसी के पास कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कितने लोग मारे गए और कितने लोग उसमें ज़ख्मी हुए हैं, पुलिस के कितने लोग मारे गए, पुलिस के ज़ख्मी कितने हुए हैं। जो अब तक हमें कन्फ़र्म हो चुकी है बात वो ये है कि एक थानेदार पुलिस का मारा गया है और तकरीबन 50 पुलिस वाले ज़ख्मी हैं और उसके अलावा उन पुलिस वाले जो ज़ख्मी हैं उसमें से 17 पुलिस वालों को गोलियां लगी हैं और दूसरी तरफ जो टीएलपी के कारकुन थे जो इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे और वहाँ पे उनको रोका गया था, उनके बारे में इतलात ये हैं जो हमारे ज़राए के मुताबिक कि 8 या 10 लोग उसमें जान अपनी गंवा चुके हैं इस मुज़ाहिरे के दौरान और जो ऑपरेशन हुआ। और उसमें जब ये पूछा गया कि पुलिस वालों जो गोलियां जिनको लगी हैं वो कैसे लगी हैं, तो जो हमदर्द हैं टीएलपी के और उसके धरने के, उनके अल्फाज से कि पुलिस वालों से बंदूकें छीनी हैं मुजाहिरीन ने और फिर उन बंदूकों से उन्होंने पुलिस वालों को मार डाला, उसको ज़ख्मी किया उन पुलिस वालों को। उनमें से कुछ की हालत तशवीशनाक है, अल्लाह ताला सबकी जान महफूज रखे, पुलिस वालों की भी, रेंजर्स की भी और जो उनके सामने अवाम है उनकी भी। लेकिन सूरत हाल इंतहाई कशीदा है और उसके बाद वहाँ अफ़वाहें फैलना शुरू होगी, ख़ास तौर पे जो मौलाना ख़ादम रिज़वी के साहबज़ादे हैं, साद रिज़वी और अनस रिज़वी, ये दोनों उस जुलूस की क़ियादत कर रहे थे और ये इतलात आई कि साद रिज़वी को गोलियां लगी हैं 3 और फिर यह है कि कंधे में लगी हैं। फिर ये बात निकली बाहर कि उनकी डेथ हो गई है और उसके बाद फिर एक ये भी अफ़वाह फैली कि अनस रिज़वी की डेथ हो गई है। ये सारी अफ़वाहें इसलिए फैल रही हैं कि किसी के पास सॉलिड इन्फॉर्मेशन नहीं। वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं वो या एक तरफ के हैं या उनके हामी हैं या उनके मुखालिफिन हैं। उनके हामी जो हैं वो तादाद बता रहे हैं 250 लोग मारे गए हैं, जो कि किसी भी ना हॉस्पिटल से। देखें, एक रूल ऑफ थंब है कि आपने अगर डेड बॉडी किसी की देखी है तो आप काउंट करें कितनी डेड बॉडीज आपने अपनी आंखों से देखी है और उसकी गवाही दें। दूसरी बात यह है कि पुलिस कितने नंबर कह रही है, हॉस्पिटल्स में कितनी डेड बॉडीज पहुंची हैं, किसी थाने में कितने इंदराज हुए हैं लोगों के मरने के, जो मरे हैं उनका नाम, उनके वालिद का नाम, उनके शनाख्ती कार्ड नंबर कहाँ हैं और जो मरे हैं इतनी बड़ी तादाद, उनके वारिस किधर हैं। ये इन तमाम सवालों का जवाब नहीं दिया जा रहा। एक प्रोपेगेंडा वॉर हो रही है। एक तरफ से बिल्कुल नंबर बताया ही नहीं जा रहा कि कितनी डेड बॉडीज हैं, कितने लोग मारे गए। दूसरी तरफ से नंबर को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जा रहा है और उसकी वजह यह है कि एक तारीकी है, उस तारीकी में फेक न्यूज़ फैलती है। बेहतर तरीका ये होता है कि उसके बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए। जैसे आपने देखा पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग हुई, उसमें जो इंफॉर्मेशन दी गई वो सॉलिड थी। पाकिस्तान का नुकसान हुआ, 23 पाकिस्तान के फौजी जवान शहीद हुए,
40 ज़ख्मी हुए, उन सब की इत्तलात आईं, सब के बारे में पता चला तो एक और कहाँ-कहाँ पाकिस्तान ने कब्ज़ा किया, उनके कितने लोग मारे, लोगों ने एतबार किया, एक क्रेडिबिलिटी बनी। इसी तरह पाकिस्तान इंडिया की जंग भी हुई थी, तब भी जो इन्फॉर्मेशन आई वो दुरुस्त थी, उसमें कोई प्रोपेगेंडा नहीं था और उसकी वजह से क्रेडिबिलिटी बनी हुकूमती इदारों की भी और पाकिस्तान की मीडिया की भी। लेकिन इस वाक़ये में ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तारीकी है, किसी को कुछ नहीं पता। आप लोग भी इन अफ़वाहों पे यकीन ना करें, किसी भी तरफ की मैं कह रहा हूँ कि इस पे भी मत यकीन करें कि कोई नुकसान नहीं हुआ मुजाहिरीन का, और इस पे भी मत यकीन करें कि 250 लोग मारे गए। ये बिल्कुल वैसी ही बात है जैसे इस्लामाबाद में 26 नवंबर को पीटीआई के रैली को डिस्पर्स किया गया था और उस वक्त ये चला था कि गोली चली, हैशटैग था, अभी भी वही चल रहा है, गोली चली। लेकिन उस वक्त 280 का नंबर दिया, 278 का नंबर दिया गया था। तो ऐसा कोई नंबर ऑड दिया जाता है जिस पे लोग बिलीव करना शुरू हो जाते हैं और फिर उसकी बुनियाद पे प्रोपेगेंडा फैलता है। 200-250 डेड बॉडीज को उठाना, उनको उनके बारे में कहा जा रहा है उनको आग लगाई जा रही, सहाफ़ी लोग बातें कर रहे हैं जिनकी हमदर्दियाँ हैं टीएलपी के साथ, मुझे उनकी हमदर्दियों पे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन एक एक प्रैक्टिकल कोई चीज़ होती है, कोई कॉमन सेंस होती है, आप उसको कैलकुलेट करते हैं, ये एक बॉडी को उठाना फिर उसको जलाना कितना टाइम लगता है। और अगर 250 बॉडीज़ खुदा ना खास्ता जलाई जा रही हों, अल्लाह ना करे, इतनी खौफनाक बात है, ये करनी भी नहीं चाहिए। इस तरह इंसान है और फिर इतने अंदाजे लगाते हैं जैसे इस तरह मुर्गियों का कोई अंदाजा नहीं लगाता, और 250 से 300 तक मर गए जी। अब मतलब 50 लोग, उसकी उनकी जान की कोई अहमियत ही नहीं है, वो गिनती में नहीं है, या हैं या नहीं है। इतने आसानी से, इतने संग दिली से नंबर बताए जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। देखिए, जान एक भी ज़ाया होगी तो वो गलत है, वो ज़ुल्म है, वो नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर पे अपने मुल्क में आपस में लड़-लड़ के। मैं आपको बताऊँ, ये जो जानों की अहमियत नहीं रही ना, जब नंबर बढ़ाए जा रहे हैं, उसकी वजह ये है कि जब 1 या 2 लोग मारे जाते थे तो बहुत बड़ा वाक़या होता था, लोग उस पे एहतजाज करते थे, अफ़सरदा होता था, हुकूमत की पॉलिसियाँ बदल जाती थी। मुझे याद है 90s में, अर्ली 90s में बेनज़ीर भुट्टो की हुकूमत थी और इसी ब्लास्फेमी के इशू पे सलमान रुश्दी के खिलाफ एक रैली निकली जो पिंडी से इस्लामाबाद आई। उसने अमेरिकन सेंटर के बाहर जाके एहतजाज करना था उन्होंने, और वहाँ पे पुलिस ने उनको रोका और 7 लोग मारे गए। उस 7 लोगों ने पूरे मुल्क को हिला दिया था, सिर्फ 7 डेड बॉडीज़ हैं, और पॉलिसी बदल गई हुकूमत की। और उसके बाद सलमान रुश्दी के बारे में जो कुछ उसके साथ हुआ, अलग इशू है। लेकिन उसके बाद मैंने देखा है अपनी ज़िंदगी में कि लोगों के लिए अब कम नंबर डेड बॉडीज़ का वो अहम ही नहीं रहा। इतने संगदिल हैं वो लीडरशिप जो लोगों को सड़कों पे लेके आती है, मासूम लोगों को, और उनको मरवाती है। दुनिया बदल गई है। दुनिया कैसे बदली मैं आपको बताता हूँ। उसका ये सब शुरू कैसे हुआ, जो आज जो कुछ मुरीदके में हुआ है, ज़ुल्म हुआ है, ये शुरू कैसे हुआ, और इसमें किसी एक तरफ का कसूर नहीं है, तमाम अतराफ़ का कसूर है। जो इस मुल्क और कौम के ज़हनों में इंतहा पसंदी डालते रहे हैं, उनको रोका नहीं गया। उसी तरह की लीडरशिप, उसी तरह के उनको बनाने वाले, और आवाम को हम सच्ची बात नहीं बताते, उनको रोज़गार नहीं देते, उनको गुर्बत से नहीं निकालते, उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं देते, तो होता क्या है? और ये वहीं से शुरू हुआ जो मैं आपको इसके बैकग्राउंड बताने लगा हूँ। ये आज मुरीदके में ये जो कुछ हुआ है, इसके पीछे आप खुद फैसला कर लीजिएगा, ज़ाती मफ़ाद क्या है, ग्रोही मफ़ाद क्या है, माली मफ़ाद क्या है। टीएलपी की फंडिंग पूरी दुनिया से आ रही है और कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद के बड़े बिजनेसमैन, दुबई में बैठे हैं लोग पैसे वाले, दोहा में बैठे हैं पैसे वाले, अबू धाबी में, शारजा में बैठे हैं पैसे वाले, जो मुसलसल फंडिंग कर रहे हैं टीएलपी को, और उस फंडिंग को नहीं रोका जा रहा। क्यों नहीं रोका जा रहा? सबसे पहला काम जो होता है किसी भी इंतशार पसंद तंजीम को काम करने से रोकना, दहशत गर्दी को रोकना, कि आप उनकी फंडिंग को चोक करते हैं, फिर उनके आप हथियारों की सप्लाई को चोक करते हैं। फंडिंग को जब आप चोक नहीं कर रहे टीएलपी की इतने अरसे से, तो फिर जाहिर है ये काम तो होना है। और फंडिंग जो हुई है उसके बारे में मैंने आपको बताया, यूरोप से भी हो रही है। अब हुआ ये कि मार्च 2025 की बात है, इसी साल के शुरू में, कि इटली और स्पेन की पुलिस ने मुश्तरका ऑपरेशन किया। बार्सिलोना एक स्पेन का बहुत बड़ा शहर है, और वहाँ से उन्होंने 10 पाकिस्तानियों को गिरफ्तार किया जिनका ताल्लुक टीएलपी से था। उन 10 पाकिस्तानियों के पास से एक लिस्ट बरामद हुई। उस लिस्ट में उन्होंने वो लोगों के टारगेट किलिंग करनी थी, उन लोगों की लिस्ट उन्होंने बनाई ब्लास्फेमी के, उसमें जिन पे इल्ज़ामात थे। वो ज़ाहिर है यूरोपियन सिटीज़न थे,
تو بہت زیادہ اس پہ شور مچا، اور ایک کو اٹلی سے بھی گرفتار کیا گیا، پاکستان کو رابطہ کیا گیا، اور ظاہر ہے یورپ میں اگر آپ لوگوں یہاں سے جا کے آپ نے شاید ان کی تصویریں بھی دیکھی ہوں، یہاں سے آپ یورپ جاتے ہیں رہنے کے لیے اور وہاں جا کے اپنا سارا کچھ نافذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس طرح دہشت گردی کے ذریعے، انتہا پسندی کے ذریعے. تو دہشت گرد تنظیم ٹی ایل پی اس وقت سے کہلوانا شروع ہوگی. اس سے پہلے ٹی ایل پی کے بارے میں یہ تاثر نہیں تھا جو ٹی ٹی پی کا ہے، جو بی ایل اے کا ہے. اب ٹی ایل پی بھی اس سال مارچ میں یورپینز نے اور امریکنز نے اس کو دہشت گرد تنظیم کے طور پہ ٹریٹ کرنا شروع کیا، اور اس کے جو فالوورز ہیں اور سپورٹرز ہیں اور فنڈنگ آ رہی ہے وہ الگ ہے ایشو. اب وہاں سے اس کے بعد یہ ہوا کہ یہاں پہ اسی سال اپریل میں سعد رضوی نے اور انس رضوی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم پھر فلسطین کے ایشو پہ مارچ کریں گے، اس ایشو سے نظریں ہٹانے کے لیے جو یورپ میں ہوا تھا جو واقعہ، اور اس پہ پریشر آ رہا تھا جو ٹی ایل پی پہ، اس کو ڈیفلیکٹ کرنے کے لیے وہ کیا گیا. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 19 اپریل کو پھر معاہدہ ہوا ٹی ایل پی کا اور پنجاب حکومت کا، اور انہوں نے اپنا مظاہرہ، اپنی ریلی، اپنا مارچ ختم کر دیا. اس کے بعد 6 مہینے تک غزہ میں قتل عام ہوتا رہا، کوئی نہیں بولا ان میں سے. پہلے بھی مارچ میں بھی اپریل میں بھی فلسطین کے نام پہ باہر نکلنے لگے تھے، لیکن اصل مسئلہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ گرفتاریاں تھیں یورپ میں جس کی وجہ سے یہاں پریشر آ رہا تھا. اس کے بعد پھر 6 مہینے تک بالکل نہیں بولے، اور جب اب معاہدہ ہو گیا فلسطین کا اور اسرائیل کا آپس میں، اور انہوں نے قبول کر لیا، غزہ کے لوگ خوشیاں منا رہے ہیں، حماس خوشی منا رہی ہے، اس معاہدے کے بعد ان کے پاس جواز نہیں تھا ٹی ایل پی کے پاس کہ وہ اس طرح پاکستان میں فساد پھیلاتے، خاص طور پہ جب کہ پاکستان کی انڈیا کے ساتھ جنگ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے. صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان دہشت گردی کے لپیٹ میں ہیں، اور ساتھ پاکستان اور افغانستان کی جنگ بھی شروع ہو چکی ہے جو پراکسی وار انڈیا کی لڑ رہا ہے، کیونکہ وہاں افغان وزیر خارجہ دلی میں ہیں، اور یہ دونوں جو تانے بانے مل رہے ہیں اس کی وجہ سے ان کو کہا گیا کہ آپ یہ منسوخ کریں، واپس چلے جائیں. لیکن یہ واپس جانے کے لیے شرائط ایسی تھی جس میں پیسے کی بات تھی. بظاہر تو یہی کہا جا رہا تھا کہ جو پیسہ ان کے گھر سے لیا گیا ہے وہ واپس کیا جائے، اس میں جواہرات بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ کیسز کی واپسی، اور پھر اور اس طرح کے معاملات تھے. تو یہ سارے معاملات پہ بات چیت بند ہوئی. اسٹیٹ یہ چاہتی تھی کہ آپ غیر مشروط طور پر اس کو ختم کریں اور واپس جائیں، خاص طور پہ جب غزہ کے مسلمانوں نے اس کو ویلکم کیا تو ہم کون ہوتے ہیں اس کی مخالفت کرنے والے معاہدے کی. لیکن یہ نہیں مانے، اور اس کے بعد آپریشن ہوا. یہاں سے اسلام آباد سے بھی پولیس گئی اور پنجاب پولیس تھی، اور اس آپریشن کو ظاہر ہے صحیح طریقے سے ہینڈل نہیں ہوا، بلکہ اس آپریشن تک نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی اگر پنجاب حکومت یا وفاقی حکومت اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کرتی. اور جب انہوں نے اناؤنس کی تھی ڈیٹ، اس وقت ان کو انگیج کیا جاتا، ان سے بات چیت کی جاتی اور ان کو اس معاملے سے دور رہنے کا کہا جاتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سعد رضوی اور انس رضوی بہت ینگ ہیں، ان کا تجربہ کوئی نہیں ہے، ان کے اندر اتنا فہم نہیں ہے، اتنا شعور نہیں ہے، اتنی ڈیپتھ نہیں ہے کہ وہ معاملات کو تمام کو سمجھیں اور ملکی مفاد کے لیے نیشنل انٹرسٹ میں کوئی ایسی چیزیں کریں یا منسوخ کریں. وہ نہیں کرتے، وہ جذباتیت کے اس میں چل رہے ہیں. ان کے فالوورز ان سے بھی جذباتی ہیں، اور ظاہر ہے اگر بہت زیادہ تعلیم یافتہ نہ ہوں لیڈر بھی اور فالوورز بھی، تو پھر اسی طرح کے حادثے جنم لیتے ہیں جس طرح کا حادثے نے جنم لیا ہے. اور یہ اس وقت اس حادثے نے جنم لیا جب اسٹیٹ یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ اس نے ہر قسم کی دہشت گرد تنظیم سے چھٹکارا پانا ہے، کیونکہ اب اگر پاکستان نے آگے بڑھنا ہے تو پھر یہ اس طرح کے گروہ ان کو اسٹیٹ کے لیول پہ پروموٹ نہیں کیا جا سکتا، پروٹیکٹ نہیں کیا جا سکتا، ان کو سپانسر نہیں کیا جا سکتا. ریاست نے ان سے اپنا ہاتھ واپس کھینچ لیا ہے، اور یہ کراس دا بورڈ ہو رہا ہے. یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اور یہ بہت اچھی بات اس لیے ہے کہ مسلسل ہم اسٹیٹ کو اور اسٹیٹ کے اداروں کو اکیوز کرتے رہے ہیں کہ آپ اس طرح کے گروپس بناتے ہیں، سیاسی جماعتوں پہ، سیاسی حکومتوں پہ دباؤ ڈالنے کے لیے مت کریں، کیونکہ یہ واپس آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں. ٹی ٹی پی اس کی مثال ہے، بی ایل اے ہے. مسل کی بنیادوں پر بہت ساری سنی اور شیعہ انتہا پسند تنظیمیں ہیں. آپ نے دیوبندی مکتبہ فکر کو تیار کیا، طالبان بن گئے، اس کے بعد سلافی اور وہابی بھی جہادی راستے پہ چل پڑے، پھر اس کے بعد آپ نے بریلویوں کو اس راستے پہ لگا دیا. تو یہ ریاست نے اس سے سبق سیکھا. جو کچھ ماضی میں ہوا، لال مسجد کے واقعے پہ جو کچھ ہوا، ملا فضل اسوات میں جو کچھ کیا، ان سب سے ریاست نے یا ان کو سپورٹ کیا، پروموٹ کیا، یا ان سے نظریں چھپائیں. ان جو کچھ کر رہے تھے اس طرف سے نظر بند کی. جب نظر بند کی تو وہ پھر بہت بڑے
ताकत बन गए और फिर रियासत को उन्होंने चैलेंज किया। रियासत को चैलेंज किया तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम की। अब रियासत सबक सीख चुकी है, वो किसी भी तंजीम को इतना मजबूत नहीं होना देना चाहती, इस हद तक नहीं जाने देना चाहती कि वो रियासत के मामलात को ख़राब करे, बल्कि अब किसी भी किस्म की इंतहा पसंदी को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और जो हार्ड स्टेट बनने की बात हुई है, उसमें ये सबसे पहले है कि अपना घर ठीक करना है। हाँ, हर किस्म के उन ग्रुपों को जो इंतहा पसंदी के रास्ते पे चल रहे हैं, उनको कंट्रोल करना, उनको ख़त्म करना और इस सोच को ख़त्म करना। इस सोच को कैसे ख़त्म किया जाएगा, इस पे मैं आता हूँ। सिर्फ ऑपरेशंस और इस तरह की कार्रवाइयाँ, उससे ये नहीं होगी सोच ख़त्म, बल्कि मज़ीद आप लोगों में इंतहा पसंदी पैदा करेंगे अगर सिर्फ बंदूक के ज़ोर पे ये काम करने की कोशिश की। तो यंग जनरेशन की जब मैं बात करूँगा, यंग और इमैच्योर और इनएक्सपीरियंस्ड एंड इर्रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप की, अनस का, रिजवी का और साद रिजवी का मैंने आपको बताया। और उनके बारे में हाँ मैं ये बता दूं कि इतलात मुतज़ाद हैं। अभी तक हमें ये भी इतला आ रही है कि वो ठीक हैं, वो तहवील में हैं और गोली नहीं लगी। लेकिन दूसरी इतलात ये हैं कि शायद उनमें से कोई ज़ख्मी है। दोनों भाइयों में से एक भाई अनस तो बीमार हैं और इस वजह से उनकी तबीयत ख़राब है, लेकिन वो भी सरकार की तहवील में हैं। और साद रिजवी भी सरकार की तहवील में हैं। उनकी तबीयत ख़राब हुई है एक जगह पे, उसके बारे में मुतज़ाद इतलात हैं कि वो उनकी तबीयत कोई बेहोश हुए हैं, तो क्या ब्लड प्रेशर डाउन हुआ है या हार्ट अटैक हुआ है या गोली लगी है, इसमें अभी कोई कन्फर्मेशन कहीं से नहीं आई। मुतज़ाद इतलात हैं, आप भी उस पर तब तक यकीन न करें जब तक ये चीज़ें कन्फर्म नहीं हो जाती। तो अब यंग लीडरशिप की मैं जब बात करता हूँ तो उनकी ज़िम्मेदारी है कि अगर आप यंग हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि कौम के नौजवानों को आप सड़कों पे लाएँ और उनके जज्बात को बढ़ा के सड़कें गर्म करें और एक इंतशार के ज़रिए अपने मकासद हासिल करें। रियासत इस रास्ते पे चल पड़ी है अब कि इसकी इजाज़त नहीं देंगे कि आप सड़कें, गलियाँ बंद करें। जिस तरह इस्लामाबाद और लाहौर आज भी बंद हैं और मुल्क का इमेज बहुत ख़राब जाता है। अगर पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, आगे बढ़ना है, कौमों की उस ज़िंदगी में एक अपना मुकाम बनाना है और मुस्लिम दुनिया में अपना मुकाम बनाना है, तो फिर पाकिस्तान को ये अंदरूनी इंतशार से छुटकारा पाना पड़ेगा। एक पुरअमन और खुशहाल मुल्क का आपको इमेज देना पड़ेगा, जहाँ पे लोग आएँ और महफूज रहें। इसीलिए ये जो खैबर पख्तूनख्वा में आज हुआ है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा ये बता दूँ कि 2-3 अच्छी चीज़ें भी हुई हैं और 2-3 तशवीशनाक चीज़ें भी हुई हैं। सबसे पहले तो ये है कि सुहेल अफरीदी का वज़ीर आला का वोट उनको मिला है, मुंतखब कर दिया है सूबाई असम्बली ने। यहाँ तक बात दुरुस्त है और उन्होंने पीटीआई पूरी की पूरी उनके साथ खड़ी हुई है, कोई वोट भी उनका कम नहीं हुआ। इसके बाद जब उन्होंने तकरीर की है, वो नौजवान हैं, वो वर्कर हैं, वो कोई किसी सियासी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ नहीं है, बैकग्राउंड उनकी बिल्कुल हम्बल है और इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन के वो हेड थे और वहाँ से तरक्की करके वो अब अपने सूबे के वज़ीर आला बन गए हैं। ये यहाँ तक तो बहुत अच्छी बात है और लेकिन यहीं से उनकी ज़िम्मेदारी भी बढ़ेगी कि क्या ये चीज़ जो उनको इज़्ज़त मिली है, ये उनके दिमाग में अगर चली गई और उन्होंने वो तकब्बुर और गुरूर के रास्ते पे चले गए, तो ये उनकी कमज़ोरी बन जाएगी। लेकिन अगर इसको उन्होंने एक अल्लाह का एहसान और अल्लाह की मर्ज़ी समझ के अपने आप को हम्बल रखा, आजिज़ी के साथ काम किया, तो ये चीज़ें उन्हें मज़ीद ऊपर ले जाएगी। उन्होंने अपनी तकरीर में ये कहा, बहुत अच्छी बात उन्होंने की कि मैं पाकिस्तानी हूँ। उन्होंने क्लियरली कहा, मैं सबसे पहले पाकिस्तानी हूँ, फिर मैं पख्तून हूँ। तो ये एक बहुत खुश आइंद बात है और इसकी तारीफ़ करनी चाहिए। लेकिन इसके बाद जो उन्होंने बातें की हैं और उन्होंने जो एक डिक्लेयर किया है एक बात कि इमरान खान रियासत है, ये बहुत ही अहम बात है और इससे आपको सोच का पता चलता है। और बात ये है कि सोच से कैसे लड़ सकते हैं, जब तक कि आप उस सोच को कंट्रोल करने के लिए काम नहीं करते। जब आप एक शख्स रियासत बन जाए, तो फिर रियासत नहीं होती, फिर अमरीत होती है, फिर फैशिज़्म होता है। रियासत के बहुत सारे सतून होते हैं। ये फ़िलॉसफ़र्स ने पूरी ज़िंदगी काम किए हैं, पैगम्बर अल्लाह ताला ने उतारे, इंटेलेक्चुअल्स आए हैं, फ़क़ीह आए हैं, उलमा हैं, और दुनिया का जमहूरियत के साथ एक तजर्बा है, रिश्ता है। उसके बाद रियासत की एक तारीफ़ की गई है कि रियासत क्या होती है। रियासत एक शख्स का या एक इदारे का भी नाम नहीं होता। तो यहाँ अगर कल्ट फॉलोइंग इस लेवल की है कि आप एक शख्स को, जो आम इंसान है, हमारे और आपके जैसा बड़ा इंसान है, बहुत पॉपुलर इंसान है, लेकिन गलतियाँ करने वाला इंसान है हमारे और आपकी तरह,
تو اس کو آپ ریاست کا درجہ دے دیں گے، تو یہ بڑی خطرناک ایک سچویشن ہے، یہ انہوں نے کہا ہے۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں احتجاج کا چیمپئن ہوں۔ تو بعض لوگوں کی خواہش ہے، وہ کہتے کہ میں جمہوریت کا چیمپئن ہوں، میں لوگوں کے لیے فیسلٹیز لانے کا چیمپئن ہوں، میں لوگوں کے لیے خوشحالی لانے کا چیمپئن ہوں، میں لوگوں کے امن و امان کا لانے کا چیمپئن ہوں، میں تعلیم اور صحت کے معیار کو بلند کرنے کا چیمپئن ہوں۔ ان ایشوز پہ انہوں نے بالکل نہیں بات کی، نہ ٹیررزم پہ کی ہے، نہ امن و امان پہ کی ہے، نہ کرائم پہ کی ہے، نہ تعلیم اور صحت پہ کی ہے، نہ لوگوں کی بے روزگار اتنے لوگ ہیں ان کے بارے میں کوئی بات کی ہے، نہ ہی غربت ختم کرنے پہ بات کی ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا ہے میں احتجاج کا چیمپئن۔ تو اس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ کس سمت جائے گی یہ حکومت خیبر پختونخوا کی۔ اور ایک اور جو خطرہ مجھے نظر آ رہا ہے ایک سیاسی بیک گراؤنڈ، سیاسی سوچ کی وجہ سے، کہ یہ پی ٹی آئی اب محدود ہوتی جا رہی ہے خیبر پختونخوا تک۔ آپ دیکھیں کہ سندھ، پنجاب اور بلوچستان میں ایشوز کے بارے میں، وفاق کے ایشوز کے بارے میں اس کے پاس کوئی بیانیہ نہیں رہ گیا، کوئی پروگرام نہیں رہ گیا پی ٹی آئی کے پاس۔ وہ صرف ان معاملات پہ بات کر رہی ہے جو پختونخوا سے ریلیٹڈ ہیں، جس میں دہشت گرد طالبان سے بات چیت ہے، دہشت گرد طالبان کے ساتھ تجارت کی بات ہے، دہشت گرد طالبان کے ساتھ تعلقات کی بات ہے۔ تو ان کا سارا فوکس صرف ان دہشت گرد لوگوں پہ ہے، ان دہشت گرد طالبان پہ ہے جنہوں نے افغانستان پہ قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں حکومت میں ہیں، پاکستان کی فوج پہ حملہ کر رہے ہیں، پاکستان کے شہریوں پہ حملہ کر رہے ہیں، ان کو شہید کر رہے ہیں۔ ان کے بارے میں کیا ان کی پالیسی ہے؟ انہوں نے کہہ دیا کہ وہ ان کے ساتھ ہیں، اور عمران خان ریاست ہے انہوں نے ڈکلیئر کر دیا ہے۔ یہ چیز کافی خطرناک ہے۔ وہ وزیر اعلیٰ آئینی طور پہ بن چکے ہیں، قانونی مسائل ہیں، لیکن ان کا حل ہے۔ اگر وفاق اور نظام ان کو روکنے کی کوشش کر رہا ہے وزارت اعلیٰ کے عہدے تک پہنچنے کے لیے، تو میرا یہ اسیسمنٹ ہے کہ وہ نہیں کامیاب ہو سکیں گے، وفاق بھی اور سسٹم بھی۔ ان کا صرف حلف نہیں ہوا ابھی تک، جب وہ حلف اٹھا لیں گے تو اس کے بعد ظاہر ہے سگنیچر کے لیے فائل جائے گی گورنر کے پاس، انہوں نے نوٹیفائی کرنا ہے۔ حلف اگر گورنر نہیں لیتا تو دو آپشنز ہیں ان کے پاس، ایک یہ ہے کہ وہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے، وہ ان سے حلف لے سکتے ہیں اگر وہ بھی اویلیبل نہیں ہے، لیکن عدلیہ جس طرح ساتھ دے رہی ہے پی ٹی آئی کا، اس میں مجھے نہیں لگ رہا کوئی مجبوری ہوگی۔ لیکن فرض کریں اگر مجبوری ہوئی بھی تو پھر اسپیکر صوبائی اسمبلی وہ حلف لے سکتے ہیں وزیر اعلیٰ سے۔ تو گورنر کے حلف سے انکار کے بعد یہ ضروری نہیں ہے کہ اگلے سٹیپ پہ وہ نہ جا سکیں، اگلا سٹیپ ہوگا اور وہ جائیں گے۔ اور اس کے بعد اگر جو نوٹیفائی کرنا ہے گورنر نے، وہ کب کریں گے؟ کیونکہ گورنر چھٹی پہ نہیں ہے، تو ان کا کام ان کے سگنیچر کوئی اور نہیں کر سکتا، ورنہ اسپیکر صوبائی اسمبلی ان کے سگنیچر بھی کر سکتے ہیں اگر گورنر چھٹی پہ ہوں، اور اپنے اختیارات وہ اسپیکر صوبائی اسمبلی کو منتقل کرنے کے پابند ہیں۔ اس کیس میں ایسا نہیں ہے، تو کیا اس وقت وہ قانونی لڑائی شروع ہو سکتی ہے جس کا فیصلہ عدلیہ کرے گی، اور عدلیہ ظاہر ہے فیصلہ کس کے حق میں کرے گی؟ بات یہ ہو رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں کرے گی، اور اس کے بعد کیا سسٹم اس چیز کو قبول کرے گا؟ اس میں سسٹم عدلیہ کے ساتھ اور اسمبلی کے ساتھ کتنا لڑے گا، یا لڑنا چاہتا بھی کہ نہیں لڑنا چاہتا؟ میری اطلاعات کے مطابق سسٹم راستہ دے گا پی ٹی آئی کو اور نئے چیف منسٹر کو کہ آپ آئیں اور کام کریں۔ اگر کام کریں گے اور وہ ایجنڈے پہ نہیں چلیں گے جس میں عمران خان کو ریاست سمجھنا اور اس کی عزت، احترام اور پوجا اس طرح کرنا جس طرح ریاست کی جاتی ہے ایک شخص کی، تو پھر میرا خیال ہے ملک آگے نہیں بڑھ سکے گا اور ملک میں کشمکش جاری رہے گی۔ تو سیاسی جمہوری راستہ رویہ کیسے رکھا جاتا ہے، رکھا جائے گا کہ نہیں، اس کے لیے ہم بھی دیکھ رہے ہیں، آپ بھی دیکھیں۔ آپ کو مزید اپڈیٹ کریں گے اس پہ۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔